हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स 11th क्लास का लॉज मोशन का टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? एपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट या एलिवेटर। एक पर्सन जब एक लिफ्ट में होता है और लिफ्ट या तो ऊपर या नीचे की तरफ आती है तो उसके एपरेंट वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको पढ़ना है। हमने 6 अलग अलग केस बनाए हैं, एक एक केस को पढ़ेंगे। एक किसी केस में लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, किसी में नीचे की तरफ, किसी में कांस्टेंट वेलोसिटी से और किसी में रेस्ट पे। जैसे कि अब बात आती है कि जैसे एक पर्सन है, ये एक वेट मशीन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, एक वे मशीन है लिफ्ट के अंदर, उस पे ये खड़ा हुआ है। नॉर्मली इंसान का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, एम जी। और ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर जो ये विंग मशीन है, ये इसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको कहेंगे हम आर। अब जो वे मशीन जो भी रिएक्शन प्रोवाइड करेगी वो इसका एपरेंट वेट है। तो जो हमारा रिएक्शन है वो एपरेंट वेट है, ये हमको ध्यान रखना है। एक्चुअल वेट क्या है पर्सन का? एम जी। अब देखो, ये जो विंग मशीन है इसकी रीडिंग बार बार चेंज होगी। कैसे? जैसे ही लिफ्ट मूव करेगी। पहला केस ले लेते हैं हम रेस्ट का। इस केस में जो लिफ्ट है वो रेस्ट में है, पर्सन बस लिफ्ट में जाके खड़ा हुआ है, लिफ्ट अभी तक चली नहीं है। तो इस केस में जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी, जो वेट मशीन या विंग मशीन जो भी रीडिंग देगी वो इसके एक्चुअल वेट के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस पर्सन का एपरेंट वेट है, एपरेंट के लिए मैं APP लगा रहा हूं, वो इसके एक्चुअल वेट के सिमिलर होगा। कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो पर्सन का एक्चुअल वेट है वो ही मशीन यहाँ पे रीड करेगी। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट यहाँ पे दोनों सेम होगा, जो भी पर्सन का वेट है। दूसरा केस आता है यूनिफॉर्म मोशन का। लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर या नीचे की तरफ जा सकती है। लगने वाला जो फोर्स एक्सटर्नल 0 है, इसका मतलब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। वेलोसिटी नहीं बदलती, मतलब एक्सेलरेशन 0। उस केस में भी जो यहाँ पे लगेगा इसका वेट और जो ऊपर जाएगी नॉर्मल रिएक्शन जो वे मशीन इसको प्रोवाइड करती है, दोनों सेम होंगे। तो R इक्वल टू इस केस में भी mg, और जो हमारा एपरेंट, इस पर्सन का एपरेंट वेट है वो इसके एक्चुअल वेट के बराबर होगा। अब बच्चों वेट आता है, अब आता है केस जिसमें ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, मतलब कि कोई फोर्स तो लगेगा ही इसके ऊपर जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब इसका जो वेट था वो था नीचे की तरफ, जो था mg। अब नॉर्मल रिएक्शन थी ऊपर की तरफ r, पर यहाँ पे इसके अलावा भी एक फोर्स लगा हुआ है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब हमने पहले पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो पेयर में लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होगा एक्सटर्नल, तभी तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। उसी की वजह से इस पर्सन पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। कितना? वो लगेगा, एक तो इस पर्सन का मास m और ये एक्सेलरेशन जो जा रहा है ऊपर से g। ये ध्यान रखना, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो जो रिएक्शन होगी वो ma नीचे की तरफ होगी, एक्सटर्नल फोर्स की। अब यहाँ पे देखो, जो r की वैल्यू है, जो वे मशीन बैलेंस कर रही है, वो इन दोनों को बैलेंस कर रही है। इसका मतलब r जो होगा वो होगा हमारा ma प्लस mg। ठीक है, तो R हमारा आ जाएगा, m कॉमन ले लेंगे तो g पहले लिख लेते हैं, g प्लस a। ये अपरेंट वेट है, तो इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है mg से, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो अपरेंट वेट ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। ठीक है, तो जो यहाँ पे मशीन रीड करेगी वो ज्यादा होगी। और ये आपने फील भी किया होगा, जैसे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है हमको अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होना शुरू हो जाता है। ठीक, उसी में अगला आता है हमारा, ये लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है। इस पर्सन पे जिसका जो वेट है वो लगेगा नीचे की तरफ, इस मशीन से नॉर्मल रिएक्शन जाएगी ऊपर की तरफ। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नीचे की तरफ लगा है तो उस फोर्स की रिएक्शन क्या लगेगी? ऊपर की तरफ। कितना? इस पर्सन का मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, जितना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है उतना ही ऊपर की तरफ इस पे लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो R और ma, अब हम यहाँ पे अगर फोर्स को बैलेंस करें, R और ma इक्वल टू mg। ठीक है, उधर ले जाएंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस a। इसका मतलब जो एपरेंट वेट है वो कम है, किससे? एक्चुअल वेट से। ठीक है, ये आप महसूस कर सकते हो लिफ्ट में जाके। जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो हमको हल्का हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है, अपना वेट थोड़ा कम महसूस होना शुरू हो जाता है। जो वो वेट कम या ज्यादा होता है वो हमारा एपरेंट वेट होता है। फिर आते हैं बात यहाँ पे, ये जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो g है। अब देखो,
इसी केस में अगर हम ए की वैल्यू जी रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी कितना हो जाएगी, एम जी माइनस जी, मतलब कि जीरो। उस टाइम पे जो पर्सन है या जो वे मशीन है ये कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगी, ये जीरो रीडिंग शो करेगी, मतलब ये पर्सन वेटलेस फील करेगा। ठीक है, इसका कोई वेट नहीं रीड करे जाएगा। दूसरी बात, अगर जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा है, मतलब जी होता है 9.8 और एक्सेलरेशन 9.8 क्रॉस कर गया, काफी तेजी से जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, उस पर मतलब कोई फोर्स भी काम कर रहा है और एक्सेलरेशन भी। अब इस केस में अगर हम वैल्यूज रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में, तो R इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा है तो R जो है यहाँ पे वो नेगेटिव शो होगी, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ज्यादा है, वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, और जो इसका वेट है, इसका मतलब वो पर्सन जो है ऊपर जाके टकरा जाएगा सीलिंग से। ठीक है, तो पर्सन हिट सीलिंग। ठीक है, क्योंकि आर जो है वो नेगेटिव हो गई। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो फोर्स लगता है नीचे की तरफ और हमारा वेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्स्ट्रा हमारे ऊपर आ गया ना। लिफ्ट जाती है अगर नीचे की तरफ तो जो एक्सटर्नल फोर्स की रिएक्शन होती है वो जाती है ऊपर की तरफ, वो हमारे वेट को, एपरेंट वेट को कम कर देती है। ठीक है, उसी तरह अगर एक्सेलरेशन और जी दोनों बराबर है तो कोई वेट महसूस नहीं होगा। ठीक है, ये था इसका टॉपिक। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये समझो एक बॉक्स है जिसपे बाहर का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई फोर्स अंदर इंटरफियर नहीं करता, अंदर जो रिएक्शन हो रही है सिर्फ उसी का फोर्स लगता है। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो लीनियर मोमेंटम होता है, जो टोटल होता है, जो शुरू में टोटल था वही बना रहता है आखिरी में टोटल के। तो टोटल कभी भी नहीं बदलता। इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो सकता है पर ओवरऑल जो मोमेंटम शुरू में था कंप्लीट वही बाद में रहेगा। ठीक है, आपसी जो एक्शन या रिएक्शन जो भी होगी, एक का मोमेंटम चेंज होगा तो दूसरे का उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चलता रहता है पर जो टोटल है वो कभी भी कम नहीं होता, टोटल बना रहता है। इसीलिए इसको कंजर्वेशन कहते हैं कि वो बचा हुआ है, टोटल जो मोमेंटम है वो बचा हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, दो यहाँ पे बॉल्स ले लिए, बॉल कह सकते हो उसको, मार्बल कह सकते हो, कुछ भी। दो बॉडीज है ए और बी। अब ये जा रही है, मान लेते हैं इसका जो शुरू में इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, या इसका इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं पी ए। ठीक है, इसका मोमेंटम हो गया पी बी, इनिशियल मोमेंटम। अब ये क्या होता है, ये टकरा जाती है। टकराने से क्या होगा, मान लेते हैं ए जो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी मान लेते ज्यादा है और ये इस वाली बॉडी से आके टकरा गई है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ए जो है बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको करते हैं बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब एक्शन और रिएक्शन होते हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो बी इसके ऊपर सेम फोर्स लगाएगा, बी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ए बी। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, बस इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। उसके बाद इनका मोमेंटम जो चेंज होगा टकराने के बाद, इसका हो जाएगा पी ए, मैं डैश मान लेता हूं, और पी बी यहां पे डैश मान लेता हूं। अब देखो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जैसे कि इस वाले का चेंज करते हैं, जो हमारा बी है, या पहले इसका ले लेते हैं एफ ए बी। जो ए पे फोर्स लगा है बी की वजह से, टकराने की वजह से, तो ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल ये था, तो इसको लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी ए। उसी तरह मोमेंटम बी ए, अच्छा यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, डेल्टा टी, यहाँ पे भी डेल्टा टी, कि कितने टाइम तक वो आपस में कोलाइड किया है। उसी तरह हम बी ए निकालेंगे, बी ए मतलब बी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, तो पी बी डैश माइनस पी बी, तो पी बी डैश माइनस पी बी। अब न्यूटन का थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ हमको क्या कहता है, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि जो एफ ए बी है वो इक्वल होना चाहिए माइनस एफ बी ए के। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ये टी तो दोनों जगह सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए बी हमारा कितना है, पी ए डैश माइनस पी ए, और पी बी कितना है, माइनस लगाओ यहाँ पे, पी बी डैश माइनस पी बी। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए डैश माइनस पी ए
इक्वल टू माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। ठीक, पी बी डैश को लेफ्ट में और उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल टू पी ए, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो पी बी। ये हमारा आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है जो फाइनल मोमेंटम है टोटल, इन दोनों का जो टोटल है वो इन दोनों के टोटल के बराबर है। ठीक है, तो P फाइनल बराबर होता है P इनिशियल के, और इसी को कहते हैं हम कंजर्वेशन, कि जो टोटल है वो हमेशा सेम रहता है। हाँ, इनका इंडिविजुअल चेंज होगा। मान लेते हैं एक बड़ी बॉल या एक छोटी बॉल बड़ी बॉल से टकराएगी जाके, तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा। उससे क्या होगा, जो बड़ी बॉल है उसकी वेलोसिटी कम चेंज होगी और जो छोटी बॉल है उसकी वेलोसिटी हो सकता है ज्यादा चेंज हो जाए। तो मास के अकॉर्डिंग ये अपना मोमेंटम चेंज कर लेते हैं। वो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। इसके जब क्वेश्चन आएंगे उसको भी देखते हैं। पाठ के साथ साथ हमें इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास एक बाजूका है, रॉकेट लॉन्चर्स को कहते हैं। इसको हमारे सोल्जर लेके रखते हैं, कंधे पे रख के रखते हैं, और इसे फायर किया जाता है एक छोटी सी मिसाइल को। अब इनिशियल मान लेते हैं मिसाइल जो थी वो इसी के अंदर थी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई मोशन नहीं है तो मोमेंटम 0। फिर ये फायर की जाती है, v वेलोसिटी के साथ ये जाती है, और जो ये गन है ये लेफ्ट में जाती है v2 वेलोसिटी के साथ। ये हमेशा होता है जब भी किसी गन से फायर किया जाता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन होती है गन की। अब नेगेटिव डायरेक्शन कैसे होती है, इसको कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि जो गन है इसकी वेलोसिटी v2 है, और जो हमारी यहाँ पे ये रॉकेट लिख रहा है इसका v1 है। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, इसका मास मान लेते हैं हम m1। ठीक है, और इस पूरी जो गन या रॉकेट लॉन्चर है इसका मास हो गया m2। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। और हम अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थे, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स जो है इसी के अंदर से जो भी इसके अंदर केमिकल भरा होगा उसी से लग रहा है। तो सारा काम जो है यहाँ पे इंटरनल फोर्स कर रहा है, बाहर से कुछ भी यहाँ पे फोर्स ऐड नहीं हो रहा है इस पूरे सिस्टम में, तो उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम होना चाहिए सेम। तो इनिशियल तो 0 है और फाइनल कितना है m1 v1 m2 v2। तो अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊं तो v2 अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा m1 v1 m2। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, जो भी वेलोसिटी v1 की होगी, मतलब बुलेट जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 होनी चाहिए। इसलिए जो पूरी की पूरी गन है ये पीछे की तरफ जाएगी। तो हमेशा जब भी गन चलाते हैं तो सोल्जर अपने शोल्डर पे उसको इस टाइप से अटैच करते हैं ताकि शोल्डर को भी इंजरी ना हो। तो अगर कोई नए वाला आदमी इसको चलाएगा तो हो सकता है अपने आप को इंजरी करा ले। तो गन चलाने की भी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि पीछे बैक फायर करती है। बैक फायर नहीं मतलब पीछे बैक की तरफ आती है। तो अगर नौ सीखिया चलाएगा तो हो सकता है अपने को कंधे में इंजरी करा ले। ठीक है, अब ये इसकी जो वेलोसिटी होती है खैर इससे तो कम ही होती है, क्योंकि बुलेट काफी हाई स्पीड से निकलेगी ये रॉकेट लॉन्चर, और इसकी वेलोसिटी कम इसलिए होगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो वो अपनी वेलोसिटी कम ही तो चेंज करेगा, सीधी सी बात है। फिर आते हैं हम अपने फ्लाइट के ऊपर। जैसे हमारा रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च कैसे होता है, इसके अंदर गैसेस भरी होती है, कंसंट्रेट गैसेस। वो क्या होता है, उसको जलाना शुरू कर देते हैं, फ्यूल को बर्न करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से निकलती है हॉट गैसेस, काफी हाई स्पीड से हॉट गैसेस निकलती है। अब जैसे ही हॉट गैसेस निकलेगी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वेलोसिटी होगी रॉकेट की। ठीक है, अगर इसको मैं v1 मान लूं तो ये v2 हो जाएगा। जैसे बुलेट का था उसी टाइप से यहाँ पे रॉकेट का होता है। तो रॉकेट इसी वजह से ऊपर जाता है क्योंकि हॉट गैसेस काफी हाई स्पीड के साथ, हाई प्रेशर के साथ नीचे की तरफ निकलती है, और उसकी रिएक्शन में रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ जाता है। अगर यहाँ से हॉट गैसेस निकलना बंद हो गई तो रॉकेट रुक जाएगा और नीचे आके गिर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थे 2 एग्जाम्पल्स। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं कनेक्टेड मोशन। एक हमारे पास पुली है, उसमें दोनों तरफ अलग अलग मासेस लगे हुए हैं, m1 और m2। m1 ज्यादा भारी बड़ा मास है, m2 हो गया स्मॉलर मास है। अब हमें पता है कि जैसे भारी मास इधर लगा होगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी ए एक्सेलरेशन से, ये बॉडी सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक ही रस्सी से या धागे से बंधी हुई है, और एक ही धागे में एक ही एक्सेलरेशन हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। ऊपर से
इस पे टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ और इस पे भी टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो टेंशन जो है इसके थ्रू ऊपर की तरफ लगेगी और एक ही धागा है तो टेंशन भी दोनों में एक ही होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है जो ये एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है वो कितना है और इस पुली के अंदर कितना टेंशन यहाँ पे है वो हमको बताना है। तो हम एक काम करेंगे, हम एक एक करके इनका डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे। पहले ले लेते हैं M1 को, ठीक है। ये हो गया हमारा M1 और मास तो इसका जो वेट लगेगा वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो टेंशन ऊपर की तरफ है और ये MA इसके ऊपर जो, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा MA। अब इस डायग्राम को सोल्व करते हैं कि यहाँ पे जो भी फोर्स है वो कितना है। अब देखो बच्चों, इसमें से अगर हम टेंशन को माइनस कर दें तभी तो ये वाली वैल्यूज आ रही है, ठीक है। ये ज्यादा है, टेंशन यहाँ पे लग रही है कम, इसलिए तो ये वाली वैल्यू बन रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, M1G माइनस T इक्वल टू M1A। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाती है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं M2 की, मैं इधर साइड में बना लेता हूं M2। इसका जो वेट है वो तो लगेगा नीचे की तरफ M2G और इस पे टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ और ये ऊपर ही की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, M2A। यहां से इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो बच्चों, इस केस में टेंशन ज्यादा है और ये कम है, तो टेंशन में से इसको माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, M2A। तो यहां पे लिखेंगे T माइनस M2G इक्वल टू M2A। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, टेंशन से टेंशन कट, एक माइनस एक प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो M1G माइनस M2G और इधर आ जाएगा M1 प्लस M2। ये मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसमें से भी G कॉमन ले लेंगे तो M1 माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 और बाहर आ जाएगा A। तो ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारा M1 माइनस M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये हमारा एक्सेलरेशन है जिससे ये बॉक्स जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये देख लो थोड़ा नीचे चला गया था ये, ठीक है। M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, मतलब कि पहले तो ऊपर आएगा डिफरेंस मास का और नीचे आएगा दोनों का समीशन। तो M1 में से M2 माइनस किया और नीचे इनको ऐड करके लिखा और साथ में लगा दिया हमने G। यहाँ पे आ जाएगा M1। देखो बच्चों, अब हमें टेंशन निकालनी है, ये दो इक्वेशन हमने अभी निकाली थी। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे आपस में, तो ये बन जाएगा हमारा M1G माइनस T डिवाइड बाय T माइनस M2G इक्वल टू M1A डिवाइड बाय M2A। अब यहां से A से A कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उस तरफ और इसकी मल्टीप्लाई लेफ्ट में। ऐसा करने से क्या होगा, अभी देखना, M1 M2G माइनस M2T इक्वल टू M1T, इधर मल्टीप्लाई हो तो और इसकी मल्टीप्लाई हो तो माइनस के M1 M2G। जो T जिनके साथ है उनको एक तरफ ले लेंगे और ये G वाले एक तरफ, ठीक है। ये दोनों उधर और ये इधर, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो इधर आ जाएगा 2M1 M2G और इधर आ जाएगा हमारा M1 प्लस M2 डिवाइड मल्टीप्लाई T। इसके डिवाइड में आ जाएगा तो टेंशन आएगी हमारी 2M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये हो गई हमारी जो इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, अगर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें, एक पुली है, एक तरफ 10 kg का मास है, एक तरफ 5 kg का है, तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगी भारी की तरफ और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे इस पे, ठीक है। जो फोर्स है इन्हीं के वेट का फोर्स है। अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है। तो अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और यहाँ पे G की मल्टीप्लाई करनी है। G को हम 10 ले लेते हैं। अब देखो M1 क्या होता है, जो भारी मास होता है, और M2 जो थोड़ा लाइट मास है। तो A आ जाएगा हमारा 10 माइनस 5, A आ जाएगा हमारा 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 और नीचे आ जाएगा 10 और ये 15, ठीक। तो 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 15 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन से वो राइट की तरफ आना शुरू हो जाएगा।
उसी तरह अगर हम निकाले टेंशन को, टेंशन का फॉर्मूला ये अभी निकाला, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 और नीचे आ जाएगा इन दोनों का मास और मल्टीप्लाई ग्रेविटी। ठीक है, तो 5 से कट हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 20 तो 200, तो 200 डिवाइड बाय 3 ये होता है हमारा 66.67 न्यूटन। टेंशन न्यूटन में होती है। ठीक है, तो ऐसे हम करके सोल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। अब आते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। इसका मतलब कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट पर लगते हैं। जैसे समझो हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे O है, इस पे एक तरफ फोर्स लग रहा है F1 और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, अब अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब ना तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना ही राइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। हाँ, ये पॉइंट हो सकता है रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, क्योंकि दोनों एक ही कंडीशन होती है। इसकी बात करते हैं। अब क्या होगा कि इनका जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कहीं भी डिसलोकेट नहीं हो रहा है, इसकी पोजीशन बनी हुई है। इसका मतलब इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो जीरो है, कंप्लीट। इन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो जीरो है। तो जो यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के सम के जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो वेक्टर करके हम इनको ऐड कर देते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो F1 की वैल्यू है वो नेगेटिव है F2 से, मतलब ये एक दूसरे से नेगेटिव डायरेक्शन में है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर ये रेस्ट में है और हम इनको सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि इनका नेट जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। उसी तरह बात करते हैं, मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे है, इस पर 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। इसको मैंने माना F1, ये हो जाएगा मेरा F2 और इसको मान लेते हैं हम F3। और ये अलग अलग एंगल्स बनाते हैं एक्सिस के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये अल्फा एंगल है F1 और F2 के बीच में, अच्छा इसके बीच में ये अल्फा एंगल है। ठीक है, और F1 और F3 के बीच में मान लेते हैं बीटा एंगल है और ये गामा एंगल है। ठीक, अब हमें बताना है कि अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये रेस्ट में है समझो, तो इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जीरो हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो इसका कंबाइंड इफेक्ट है वो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, तो लगने वाला सारा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए लेमी थ्योरम हम पढ़ते हैं। लेमी थ्योरम, तो लेमी थ्योरम ने हमको क्या कहा था, इसने हमको रेशो बताया था कि 3 फोर्स अगर ऐसे लगे हैं तो उनका रेशो इक्वल होता है उनके एंगल के समान। अच्छा एक बात और समझो, ये फोर्स इक्विलिब्रियम में हो रहा है, इसका मतलब जैसे कि F1 और F2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या होगा कि ये जो F3 फोर्स है ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे तो होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ, और अगर इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम हुआ और डायरेक्शन इनकी बिल्कुल अपोजिट है इसकी तरह, तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। लेमी थ्योरम ने क्या कहा था, जो भी फोर्स है उसके सामने वाला एंगल देखो, F1 डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल टू होता है हमेशा F2 उसके साइन वाले एंगल के, तो साइन बीटा। F3 के सामने कौन सा एंगल है, गामा, तो साइन गामा। तो हम F1 F2 F3 की वैल्यू जो होती है उनके एंगल के साथ एक प्रपोर्शन में होती है। तो ऐसा करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पेपर में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के साथ बच्चों ये वाला चैप्टर जो है वो एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट है इसका फ्रिक्शन, वो हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सब इस पे आपको मिलेंगे।